हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे आपको हिंदी की तैयारी करवाती हूँ। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे अदर कोर्सेज परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारा वेदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लासेस विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है हनुमान मंदिर के पास कुसुमखेड़ा चौराहे पर। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। चलिए, तो हमारी हिंदी साहित्य की जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो हिंदी साहित्य में जो रचनाओं से लेके जो पोर्शन है उसकी हम लोग सारी रचनाओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज ये तीसरी है आपकी वीडियो, तो आप लोग इसको देखिए। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बात करने वाले हैं। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, ये क्या थे? एक बहुत ही बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। आप कह सकते हो इनका जो लोगों को जागृत करने का कार्य था वो महात्मा गांधी से प्रेरित हुआ था। कहते हैं कि बचपन में ही इनको क्या था कि मतलब लोगों को जागृत करना, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के लिए लड़ना, ठीक है, तो सब लोगों को जागृत करने का काम इन्होंने किया था और आंदोलन में इनका काफ़ी पार्टिसिपेट रहा। ठीक है, तो ये कवि भी थे, रचनाकार भी थे, पत्रकार भी थे और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन में भी बड़ा अच्छे से भाग लिया था। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस ये हो गई। अब हम बात करने वाले हैं इनके जन्म को लेकर। ठीक है, इनके रचनाओं को लेकर बताऊंगी मैं, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ देखो इनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहले जन्म से भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल को 1989। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1889 में क्या हुआ था, 1889 में इनका जन्म हुआ था। अब जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म का स्थान है वो बाबई ग्राम क्या था? बाबई था और जिला होशंगाबाद था, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो बाबई ग्राम याद रखना है और जिला क्या है? होशंगाबाद, ये एमपी में है। तो आप लोग का इनका जन्म स्थान याद रखना पड़ेगा कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 4 अप्रैल को हुआ था, 1889 में हुआ था, बाबई ग्राम में हुआ था, जिला क्या था? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम देख लेते हैं। कभी कभी पिताजी के नाम से भी पूछा जाता है। तो इनके जो पिताजी का नाम था पंडित नंदलाल चतुर्वेदी है था। अब इनके पिताजी का नाम आप आराम से याद कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है माखन कौन चुराता है। हम इनकी ट्रिक्स भी ऐसे ही पढ़ेंगे, रचनाओं भी। माखनलाल चतुर्वेदी का मतलब है माखन चुराने वाला, मतलब कृष्ण भगवान। और आपको पता है कि जो कृष्ण भगवान थे उनको पिताजी का नाम भी असली में क्या था? नंदलाल था, है ना। नंदलाल जी ने क्या था? उनका जन्म पालन पोषण किया था। तो यहाँ पर सेम वही बात है, तो आप लोग इनको नाम नहीं बोलेंगे, आप लोग इस तरीके से रिलेट करके आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। हमने इनके जीवन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हाँ, इनका इतना बता दूं कि ये बचपन से मैं आपको बता रही हूँ कि आज़ादी, उसमें देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी के लिए जिस तरह से महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये भी आंदोलन में इनका बहुत ज़्यादा क्या था? आकर्षित थे ये। ठीक है, तो इनकी जितनी आदि रचनाएं हैं वो सारी किससे संबंधित हैं? हमारे आंदोलन से, लोगों को जागृत करने से, तो इनसे सारी संबंधित है। ठीक है, यहाँ देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि प्रभा नामक मासिक पत्रिका, इन्होंने एक मासिक पत्रिका, जो महीने में एक पत्रिका आती थी, ठीक है, वो प्रभा नाम की इन्होंने एक मासिक पत्रिका संपादित की थी। प्रभा नामक क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी जो इन्होंने संपादित की थी। और इसके अलावा एक और थी कर्मवीर। ठीक है, तो प्रभा और कर्मवीर ये कैसी थी? ये ऐसी मासिक पत्रिका थी जिसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? आपको ये भी पता होना चाहिए, जो प्रभा और जो कर्मवीर, ये जो मासिक पत्रिका है, इसमें क्या हुआ था? इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? इसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या किया था? इन्होंने प्रचार किया है, इसमें आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद है यहाँ पे देखो, गणेश शंकर इनके गुरु थे। तो माना जाता है कि जो गणेश शंकर हैं इनके क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। और बचपन से ही इन्होंने क्या किया था? गणेश शंकर जी को देखकर, बाकी चीज़ों को देखकर प्रेरित होकर क्या किया था? राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। तो ये बचपन से ही इनकी एक वो थी कि मैं भी जो है अपने देश को आज़ाद करने में, लोगों को जागृत करने में अपना योगदान दूँ। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि अगर पूछ लिया जाएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के गुरु का नाम क्या है, तो आप कहेंगे गणेश शंकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1940, अच्छा इसको हम हटा देते हैं, अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसको।
इसे मिटा देती हूँ मैं, ठीक है, हमने सम्मेलन अलग लिखा हुआ है। चलो उसके बाद यहाँ देखो 4th में विश्वविद्यालय ने डीएलएड की, ये भी छोड़ देते हैं हम लोग, इसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो चलो अब इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 10 जनवरी आपकी 1968 में। तो आप लोग को भूलना नहीं है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, हमारी 30 जनवरी 1968 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब हाँ 1943 में क्या हुआ था, 1943 में, ये मैंने मिटा दिया, 1943 में क्या हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो क्या हुआ था कि 1943 आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से सम्मेलन के अध्यक्ष थे, तो आप लोग कहेंगे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है इनकी मृत्यु, जो इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था 30 जनवरी 1968 में, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनको जो पुरस्कार और जो सम्मान दिए गए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनकी रचनाओं के बारे में ट्रिक से पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, देखो 1943 में एक देव पुरस्कार, उस समय का सबसे प्रसिद्ध जो पुरस्कार हुआ करता था वो देव पुरस्कार हुआ करता था। देव मतलब भगवान, ईश्वर, तो सबसे बड़ा ये उस समय माना जाता था, तो देव पुरस्कार इनको मिला था। अब पूछ लिया जाता है कि देव पुरस्कार किसको मिला था, अगर ऑप्शन में आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं तो आप इनका नाम लेंगे। कौन से ईयर में मिला था, तो 1943 में मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था, तो मैं बता देती हूँ, हिम किरीटिनी। तरंगिणी अलग है, तरंगिणी अलग है और हिम किरीटिनी अलग है ना। तो मैं इसको आपको मैं जब रचना पढ़ाऊंगी तो ट्रिक से समझाऊंगी कि कैसे आपको याद रहेगी, ठीक है। तो हिम किरीटिनी के लिए इनको मिला था देव पुरस्कार, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, हिम मतलब क्या होता है, हिमालय, पर्वत, ठीक है। और पर्वत में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं। देव मतलब देवों के देव, महादेव, है ना। तो पर्वतों में कौन रहते हैं, महादेव रहते हैं, तो इसीलिए इनको हिम तरंगिणी के लिए क्या मिला था, देव पुरस्कार मिला था। अब तो आप भूल ही नहीं सकते, है ना। चलो 1954 में क्या मिला था, 1954 में इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, जो आज के दौर पर क्या है, सबसे प्रसिद्ध उपाधि मानी जाती है, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार, ठीक है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, हिंदी साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार, ये इनको किसके लिए मिला था, ये मिला था हिम तरंगिणी के लिए। देखो यहाँ किरीटिनी अलग है और तरंगिणी अलग है, किरीटिनी और तरंगी दोनों में अलग है। तरंगिणी का मतलब है तरंग, है ना। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो कि हिम जो तरंग है उसके लिए इनको साहित्यिक पुरस्कार मिला। फिर 1959 में क्या हुआ था, 1959 में एक तो पुष्प की अभिलाषा, एक, और दूसरा है अमर राष्ट्र। ये इनकी बहुत ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र, हमारा जो राष्ट्र है वो क्या रहे, अमर रहे। मैंने बोला था आंदोलन के प्रति, मतलब राष्ट्र के प्रति आंदोलन के लिए इनका कुछ ज़्यादा ही वो था, तो इसीलिए इनने की ज़्यादातर आपको रचनाएं ऐसी मिलेंगी। तो यहाँ पर देखो इनको पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र के लिए 1959 में सागर विश्वविद्यालय ने क्या किया था, इनको डिलीट की उपाधि दी थी। क्या दी थी, डिलीट की, जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, जो उस समय हमारी जो PhD वाली जो होती है उस समय इसको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बोलते थे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर वाली उपाधि या डिलीट कह सकते हो, इसकी उपाधि किसने दी थी, इनको सागर विश्वविद्यालय ने दी थी। सागर विश्वविद्यालय ने दी थी और 1959 में दी थी। कौन सी रचनाओं के लिए दी थी, पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र, ठीक है। अब देखो सागर, यहाँ पर सागर विश्वविद्यालय ने दिया हुआ है और डिलीट आपको याद ही रहेगा, ठीक है। देखो पुष्प जो है हमेशा ज़्यादातर सागरों में बहते हैं, सागरों के ऊपर पुष्प हमेशा रहते हैं। आप चाहो भी तो उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, डिलीट मतलब उसको उखाड़ नहीं सकते हो। अगर आपने एक फूल, तो सागर से इतना बड़ा सागर है, अगर आप इन्हें एक फूल तोड़ भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें और फूल आ जाएंगे, है ना। तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, ऐसे रिलेट करोगे। अमर राष्ट्र, आपको पता है हमारा अमर राष्ट्र का पुष्प, आप पुष्प देखो यहाँ पे, पुष्प आपको पता है कि कमल हमारा राष्ट्र पुरुष है, ठीक है, पुष्प है। तो पुष्प कहाँ होता है, सागर में। आपको पता ही है कि जो हमारा कमल का फूल होता है वो पानी में होता है ना, सागर मतलब पानी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आप कौन सा सागर में से डिलीट नहीं कर सकते हो पुष्प, कौन सा, अमर राष्ट्र। अमर राष्ट्र मतलब कमल का फूल, तो ये रिलेट करके आपको याद रहेगा। उसके बाद है 1963 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। तो हमारी भारत सरकार का सबसे जो प्रसिद्ध है वो पद्म भूषण सम्मान है, उससे भी इनको क्या किया था, 1963 में इनको क्या किया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद है 1955 में इनको, अभी मैंने बताया था हिम तरंगिणी और यहाँ है हिम तरंगिणी,
तरंगिनी और यहाँ पे इणी, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या मिला था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दोनों ही पुरस्कार मिले हैं इनको, हिम तरंगिनी और हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यहाँ 1954, यहाँ 1955, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा, इस तरीके से आप रिलेट करके इसको पढ़ोगे तो आराम से आपको याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सागर विश्वविद्यालय ने कौन सी उपाधि जो है आप किसको दी थी, माखनलाल चतुर्वेदी को दी थी, तो आपको पता है सागर में हमने पुष्प डिलीट नहीं किए थे, तो डिलीट की उपाधि, और सागर और पुष्प की अभिलाषा, ऐसा आप अमर राष्ट्र इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इनकी रचनाओं के बारे में और उसको ट्रिक से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।